माँ भारती, माँ समलेश्वरी और माँ सरस्वती को स्मरण करी मंच रे उपस्थित विवेकानंद केन्द्र अधिकारी वृंद, मोर अनुज छोट छोट भाई भौणी माने एवं अतिथिगण। वन स्वामी विवेकानंद वाज एनाफ पूरा दुनिया को हले देवा लगे। बहुत स्वामी ही आम देश में अभी भी अच्छा, किंतु स्वामी विवेकानंद को जिते लोग जानी दुनिया रे और हिंदुस्तान रे केनसी स्वामी के लोग नहीं चिन्ह। वन मैन इज एनाफ इफ द वर्क इज गोल ओरिएंटेड, इफ द वर्क इज फॉर द मदर इंडिया। जेते स्वामी माने अच्छन सब बुढ़ा बुढ़ी मान को पसंद लागसन, प्रवचन भजन महाप्रभु विषय कहबे तो 50 वर्ष पर सब स्वामी जी को सब ही आमर भारतीय माने पसंद करती। एकमात्र स्वामी जहाँ को यूथ माने से कहसन यूथ सन्यासी। से जेन युवा दिवस मनाऊन आम देश में 12 जनवरी को आउ कौन सी स्वामी नारे युवा दिवस है नहीं, तो यहाँ विचारणीय विषय है व्हाई ही अट्रैक्ट्स यूथ। तो से विषय में मुझे लोकापात करी। मित्रों, मैं आपके सामने सिर्फ उन लोगों से बात करना चाहूँगा जो लोग स्वामी जी के इस 7 सेंटेंस को के लिए राजी हैं। जो लोग इन बातों से सहमत नहीं हैं वो कृपया करके इस हॉल से उठकर जा सकते हैं, क्योंकि इसके आगे के जितने सेंटेंस होंगे वो बहुत दिल को चोट पहुंचाने वाले होंगे और दिमाग को झल्लाने वाले होंगे। फिर मुझे आप कुछ कहिएगा नहीं। जो लोग, मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो स्वामी जी की इस बात से सहमत है। माई फेथ इज इन द यंगर जनरेशन, द मॉडर्न जनरेशन। वो एकमात्र स्वामी था जो यंगर जनरेशन और यूथ के ऊपर केवल उनका पूरा एक्टिविटी, उनकी बातें, जो इस बात से सहमत हैं वंस मोर द वर्ल्ड मस्ट बी कंकर्ड बाय इंडिया, दिस इज द ड्रीम ऑफ माई लाइफ। तो स्वामी जी का ड्रीम था कि यह देश फिर से जगत गुरु बनना चाहिए, विश्व गुरु बनना चाहिए। कंकड़ का मतलब नहीं है युद्ध के, जैसे कि मुगलों ने हमारे साथ किया, अंग्रेजों ने हमारे साथ किया। कंकड़ का मतलब दिल जीतने वाले। मैं उन लोग से बात करना चाहता हूं जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि मेरा देश एक उन्नत देश था, मेरा राष्ट्र बहुत पुरातन राष्ट्र है। 7000 पहले रामायण जहां हुई और उसके भी पहले जहां वेद की रचना हुई। मेरा वो देश है जहां पर 5000 वर्ष युद्ध के मैदान पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का प्रवचन दिया था। मेरा वो देश है जहां पर शिवाजी राणा प्रताप हुए। बहुत पुरातन देश है, समृद्ध देश था। आज हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए विदेशों में जाते हैं, लेकिन मेरा वो देश जहां पे सैकड़ों की संख्या में नालंदा जैसे भी यूनिवर्सिटी थी जहां के उनके बच्चे पढ़ने आते थे। ये वो देश था जहां से चाइना से उनके परिव्राजक लोग इस देश का स्टडी करने आते थे। मैं उस देश का निवासी हूं, ऐसा अनुभव करने वाले। ये डेवलप्ड कंट्री था। आपको जानकर आश्चर्य होगा भाई साहब, एक वर्ड आजकल बहुत चलता है, सब बच्चे जानते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में बहुत बड़ा समस्या है। अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं मालूम है आपको? बेरोजगार। मैं यहाँ बैठे जितने लोग और वो विद्वत लोग जो पीछे बैठे हैं उनसे एक प्रश्न है मेरा, बेरोजगार का संस्कृत में कोई शब्द है तो बताइए। और संस्कृत के भी अगर कोई प्रोफेसर बैठे हो तो उनको भी मेरा प्रश्न है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब तक इस देश में मुगल और अंग्रेज नहीं आए थे बेरोजगार शब्द, अनएम्प्लॉयमेंट शब्द नहीं था, क्योंकि संस्कृत में उसका कोई, क्योंकि इस देश में कभी कोई बेरोजगार था ही नहीं, कभी गरीबी नहीं थी भाई साहब। विद्यालय चलते, गुरुकुल चलते थे, स्कूलों में हर बच्चा पढ़ा लिखा होता था, हर मेहनती लोग होते थे, गरीबी कभी नहीं होती थी, भीख कोई नहीं मांगता था भाई साहब। ये भिखारी, ये बेरोजगारी, ये शब्द तो 500-700 वर्षों के दिन। तो जो इस बात को विश्वास करता है कि मेरा देश उन्नत है, सिर्फ उनसे मैं बात करूंगा। तो मेरा आज का विषय है आपसे बात करने के लिए स्वामी विवेकानंद, भारतीय युवा और एक समृद्ध राष्ट्र, जो से देश को अपनी समृद्धि के साथ साथ एक समृद्ध राष्ट्र, सशक्त राष्ट्र, पावरफुल कंट्री वर्ल्ड में बनाना चाहते हैं। जो ये सपना लेकर काम करेंगे, पढ़ेंगे आगे, वो लोग सिर्फ मेरी बात को सुनेंगे। अब मैं अपना विषय रखना चाहता हूं। माफ कीजिएगा अगर कोई शब्द, कोई वाक्य आपके दिल में और दिमाग में खराब लगे तो कृपया करके मुझे माफ नहीं कीजिएगा। मैं चाहता हूं यहां चोट लगे थोड़ी, क्योंकि आदमी का चोट जब लगता है तो एक परमानेंट दाग शरीर में बनता है। कहीं चोट लग जाए, कट जाए, पिट जाए, आप उसको जोड़ तो सकते हो, वो दाग शरीर से जाता नहीं। और मैं चाहता हूं आपका परमानेंट दाग होना चाहिए दिल और दिमाग में कि मैं क्यों हूं यहां, क्यों स्वामी विवेकानंद के बारे में बात कर रहा हूं, क्यों इस राष्ट्र के बारे में बात कर रहा हूं। इसलिए अब अपन आगे चलते हैं।
अब सवाल है कि क्या आपको लगता है कि हमारा देश एक स्पिरिचुअल कंट्री था? यस और नो? जिस दिन ये देश स्पिरिचुअलिटी छोड़ देगा, अपना धर्म छोड़ देगा, उस दिन इस देश में और अमेरिका में कोई फर्क नहीं होगा। फिर तो यहाँ पर भी ओपन सेक्स होगा, यहाँ पर भी डाइवर्स होंगे, यहाँ पर भी आज तू मेरे साथ सोना, कल तू मेरे साथ सोना। ये जो अमेरिकन, ये यूरोपियन कंट्रीज है, वो इसलिए है क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी क्या है समझते नहीं। जहाँ मेटेरियलिज्म खत्म होता है, वहाँ से स्पिरिचुअलिटी चालू होती है। इस देश की विशेषता यही है। तो जिस दिन यह देश स्पिरिचुअलिटी को छोड़ देगा, उस दिन और यह हिंदुस्तान नहीं होगा, भारत नहीं होगा, फिर INDIA बनेगा ये। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब है हमारा ये विश्वास कि यह शरीर मर सकता है, आत्मा नहीं मरती। यही तो कृष्ण ने कहा अर्जुन को, अरे तू क्या कर रहा है, तू सिर्फ काम कर, फल देना तो मेरा काम है। तेरा शरीर मरेगा, तू तो मरेगा ही नहीं। यह विचारधारा रखने वाले लोगों को भारतीय कहा जाता है, हिंदू कहा जाता है। तो जिस देश में ऐसे विचार चलते हैं, यह विचार जब तक जिंदा रहेगा तब तक यह देश जिंदा रहेगा। मित्रों, इस शरीर में, ये शरीर कब तक जिंदा है, कब तक इसका केयर करते हैं हम और हमारे परिवार वाले? जब तक यह चलता फिरता है, काम करता है, सोचता है, घर के लिए आप पैसे कमा के लाते हो। और वो कब तक होता है? जब तक यहाँ एक बैठा है, वो चल रहा है। हार्ट बीट, जिस दिन ये हार्ट बीट बंद हो जाएगा, उस दिन इस शरीर को अपने ही घर वाले, अपने ही मित्र, अपने ही यार लेके जला देते हैं। इसका मतलब इसका होना जरूरी है। और इसका मतलब इस देश का दिल, और इस देश का, इस राष्ट्र का अगर दिल है तो वह अध्यात्म है, यहाँ का धर्म है, यहाँ की सोच है, यहाँ की संस्कृति है। और आज का युवा उसको छोड़ते हुए दूर जा रहा है। अगर मैं अभी आपको कहूँ 50 ठो देशभक्तों का नाम 1 मिनट के अंदर कहना है, आप सबको प्रश्न पूछ रहा हूँ, जिन्होंने इस देश के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए काम किया, आप सोचने लग जाऊंगे अरे 50 तो बोल पाऊंगा कि नहीं 1 मिनट के अंदर। लेकिन मैं आपको ये कहूं कि 50 तो क्रिकेटर, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, डांसर, म्यूजिशियन, पॉप सिंगर्स, रियलिटी शो वाले, उनका नाम लेना 1 मिनट में आप लोग, हाँ ये तो मैं बोल दूंगा। जो जिस देश का युवा अपने बारे में जानता नहीं, दूसरों के बारे में ज़्यादा जानता है, वो कैसा देशभक्त है? तो उस देश की हालत क्या होगी आप सोचिए। इसलिए इस देश में जब तक ये विचारधारा रहेगी, अब सवाल ये है, ऐसी बात नहीं है कि हम आज भिखारी की लाइन में खड़े हैं, आज हम डेवलपिंग कंट्रीज नहीं हैं। ऐसा होता तो G20 वाले हमें प्रेसिडेंट नहीं बनाते भाई साहब। धन्यवाद उस प्रधानमंत्री को जिसने अपनी क्षमता दिखाकर, और फिर उसमें भी क्या, आपका लोगो क्या है सबको पता है, वसुधैव कुटुंबकम। स्वामी विवेकानंद का काम करने वाला प्रधानमंत्री पहली बार 75 साल में आया, जिसका नाम है, नाम नहीं लूंगा नहीं तो लोग मुझे कहेंगे आप भाजपा के आदमी हो। G20 के इतिहास में कभी वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक है, सब मिलकर काम करेंगे। यह इसलिए कहें क्योंकि खुद वो प्रधानमंत्री स्वामी विवेकानंद का फॉलोअर है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आज भी हम बहुत सी चीजों में आगे हैं पूरी दुनिया से। आपको पता है कोरोना में हमने वैक्सीन दिया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीन मेकिंग कंट्री है तो हम हैं। पहले हमारे यहाँ खाद्य बाहर से आता था, अब हम फूड को प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम छोटे मोटे लोग नहीं हैं, हम अपने बारे में जानना जरूरी है कि हम क्या चीज में आगे। वर्ल्ड में जितनी दवाइयां बनती है भाई साहब, सबसे ज्यादा फार्मेसी हमारे देश में है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होकर वो बाहर जाता है। आपको सरप्राइज और गर्व होना चाहिए अपने देश के ऊपर। हमें लगता है अरे हम कहाँ हैं यार, हमें लगता है हमें अमेरिका जाना चाहिए, हमें यूरोप जाना चाहिए, यूके जाना चाहिए। नो, आज हम सिनेरियो बदल गया है, चित्र बदल गया है, जानकारी सिर्फ होनी चाहिए। और आप तो खास करके डिजिटल वर्ल्ड के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, वेबसाइट के बारे में ज़्यादा जानकार है, मैं नहीं जानता। बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनी, डिजिटल कंपनी, गूगल की कंपनी और ऐसे बहुत सारी, उसके सबसे टॉप में कौन बैठा हुआ है? हिंदुस्तान, जिसने हमें 150, 200 साल, 250 साल तक गुलाम बनाया। जिस देश ने कहते थे वहां कभी सूर्यास्त नहीं हो सकता, आज उसका प्रधानमंत्री हमारा इंडियन है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पे हम उनके राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं। यह है भारतीय की ताकत आज की तारीख में। तो अपने आप को छोटा समझने की कोई जरूरत नहीं आपको। और हमारे पास अपना मिसाइल है, पहले हम मिसाइल खरीदते थे भाई साहब, मिसाइल अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे पास कैसे कैसे मिसाइल, यहां बैठकर अमेरिका, चाइना के किसी भी शहर में हम बम डाल सकते हैं।
इसलिए लोग डरते हैं हिंदुस्तान से। हम लड़ने के लिए बम नहीं बनाए हैं, सुरक्षा के लिए। मैं जब तक ताकतवर रहूंगा तब तक मेरी बहन को हाथ लगाने की ताकत किसी के नहीं होगी। जिस दिन मैं कमजोर पड़ूंगा मेरी बहन की इज्जत बचाना मुश्किल होगी। ताकत इसलिए होनी चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, अन्यथा राक्षस जैसे लोग, रावण जैसे लोग फिर पैदा होंगे। महिषासुर जैसे लोग अभी भी देश में हैं, मैं उसके बारे में आऊंगा। तो इसलिए हमें मालूम होना चाहिए हम कहां खड़े। यूपीआई आप जानते हैं सब, आजकल सबसे इवन चाइना से ज्यादा अगर यूपीआई कहीं यूज होता है वो इंडिया में। डिजिटली एडवांस, वी आर नॉट बिहाइंड। जो हम पहले थे 2-4 हजार वर्ष पहले, आज भी वहीं पहुंच रहे हैं। पिछले 10 सालों में कितना परिवर्तन हुआ, ये जानकारी जरूरी है आपको जानकर। सबसे ज्यादा स्टार्टअप पूरी दुनिया में कहाँ है पता है आपको? इंडिया में, इवन मोर देन चाइना। चाइना क्या है, सस्ता आइटम बनाता है, वहां पर लोगों के पास काम नहीं है। चाइना में एक मार्क्सवादी गवर्नमेंट है, इसलिए उनको कम पैसे में काम कराती है। यहां पर हम जितना सैलरी देते हैं एक लेबर को, उससे भी कम पैसे में वो काम कराती है। सस्ते प्रोडक्शन होते हैं और उनको मालूम है इंडियन लोग में देशभक्ति की कमी हो गई है, उनको सस्ता चाहिए। इंडिया में बना हुआ मोबाइल अगर 6000 में है और चाइना एक मोबाइल 4000 में बेचेगा, तो हम अपनी देशभक्ति को एक किनारे कर 2000 रुपये सस्ते में चाइना का माल खरीदे, क्योंकि देशभक्ति का भाव है। विदेशी चीजें खरीदने को तैयार हैं हम। आज यहां बैठे जितने बच्चे हैं, खराब मत सोचिएगा, 90% बच्चों के पास चाइना का मोबाइल है, क्योंकि हमारे देश में मोबाइल बना नहीं, और जो बने वो चले नहीं, क्योंकि वो इतना सस्ता में माल बेचा कि हमने उनका खरीदना चालू कर दिया। दिवाली में ऐसे फटाके आते हैं उनके इतने सस्ते में। हिंदुस्तान में फटाके की फैक्ट्रियां बंद हो गई, खिलौनों की फैक्ट्री हमारे देश में बंद हो गई। हम सिर्फ हारे हैं तो हमारे सोच के कारण हारे हैं। सरकार ने नियम अगर परिवर्तन किए होते तो आज उसमें भी हम आगे होते, लेकिन उसमें हम पीछे हो गए। मेडिकल टूरिज्म आपको जानकर एक खुशी होनी चाहिए। टूरिज्म मतलब, मेडिकल टूरिज्म मतलब लोग बाहर से मेडिकल का ट्रीटमेंट के लिए हिंदुस्तान आते हैं। बहुत विदेशी लोग आते हैं, बहुत। पूरा जो चेन्नई है, देन मुंबई है, अहमदाबाद है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट के लाते हैं। मेडिकल टूरिज्म हाईएस्ट इन इंडिया। बाहर के लोग यहाँ ट्रीटमेंट कराने आते हैं, यानी उसमें भी हमारे डॉक्टर अच्छे हैं, इसका मतलब अच्छा काम करते हैं। और वर्ल्ड लीडर तो हैं ही हमारे। वो एक तो पहनते हैं ना ऐसे, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी है उनकी, जानते होंगे सब उसको, वो तो वर्ल्ड लीडर है। वो यूक्रेन के साथ कैसी दोस्ती निभाना, रसिया के साथ कैसे दोस्ती निभाना, अमेरिका को क्या बोलना, आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं। पहले हमारे देश में जो भी प्रधानमंत्री होता था वो ऐसे, अभी जैसे पाकिस्तान भीख का कटोरा लेके कभी वो पहुंच जाता था रसिया के पास, कभी कुछ मांगने के लिए। अभी हम बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए, रूल्स कैसे बदलते हैं। हम बताते हैं कि अफ्रीका के लोगों को G20 में निमंत्रण देना, ये हमारी ताकत है। जो आदमी डेवलपिंग कंट्री में था आज वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री बन गया। अच्छा, ये 5th जो बन गया, ये कोई हमारा आंकड़ा नहीं है भाई साहब, ये विदेशी आंकड़ा है। वो लोग बता रहे हैं कि हम 5वें में आ गए, हमें तो पता भी नहीं था। उनका कहना है कि और 10 साल में इंडिया $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। ये हमने हिसाब नहीं किया, ट्रिलियन का मैं तो जानता भी नहीं उसका मतलब क्या होता है, बिलियन कितना, ट्रिलियन कितना, आई डोंट नो। उनका कहना है उनको हमारी ताकत की पहचान है, हमें हमारी ताकत की पहचान नहीं। हम सोच रहे हैं हम अभी भी गरीब हैं, सोच से भी और धन से भी, लेकिन ऐसा है नहीं। और स्पेस साइंस के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं, एक बार में मंगल ग्रह पहुंच जाते हैं, और ऐसी टेक्नोलॉजी से हम चंद्रमा पहुंच जाते हैं। एक गाड़ी को खरीदने में और एक गाड़ी को यहां से वहां भेजने में जितना पैसा उतने भेजने में तो हम स्पेस व्हीकल बना ले रहे हैं। कौन सा मैं बताऊं, ऐसे लिस्ट भरी पड़ी है, किस में हम पीछे हैं, हर चीज में हम आगे हैं। सिर्फ 2 बातें में हम पीछे हैं जिसके बारे में हमें जागरूक रहना चाहिए। जो देश, जिस देश का युवा विशेष करके, जब वो अपनी संस्कृति, अपने देशभक्त, अपना इतिहास, अपना हेरिटेज, अपना कल्चर, अपनी मातृभूमि को भूल जाता है, उस देश को फिर से पराधीन होने में ज्यादा समय नहीं लगता। हम तो स्वतंत्र थे, फिर पराधीन क्यों हुए? जब हमारे विचार इतने उच्च कोटि के थे 5000, 7000, 2000 वर्ष पहले, तो फिर पराधीन क्यों हुए? क्योंकि हम सो गए, आपस में लड़ने लगे, जाति में बढ़ गए। मुई उड़िया, मुई मराठी से, पंजाबी से गुजराती, फिर उड़िया में भी मुई सम्बलपुरी, तू कटकिया। क्या? अरे ये तो, यही तो उन्होंने हमारे अंदर घुसा दिया। जातिवाद के खिलाफ थे स्वामी विवेकानंद। हम बट गए,
ये हिंदू समाज बट गया, ये ब्राह्मण। अभी इलेक्शन में देखिए ना, सब पार्टियां कैसे कर रही है, जाति की गणना होनी चाहिए, जाति के हिसाब से। अरे जो सक्षम है वो ऊपर जाएगा, जो दुर्बल है उसको आगे बढ़ाना है। जाति क्यों चाहिए? आप मेडिकल पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, क्या जाति के आधार पर आपको एडमिशन मिलना चाहिए? ठीक है, बेसिक पढ़ाई, आप गरीब हैं, आपको हम स्कूल पढ़ाएंगे, 11वीं तक पढ़ाइए। एक बार बच्चा 11वीं पढ़ लिया, कॉलेज में आ गया तो कंपटीशन, नॉर्मल कंपटीशन मानना चाहिए। उसे जिंदगी भर याद दिलाते रहेगा क्या तू एसटी अछू, तू एससी अछू, तू फलाना अछू, उसको जिंदगी भर उसकी जाति से आप निकालने नहीं देते। अगर हम आज उस प्रथा को बदलेंगे नहीं तो यह देश टुकड़े टुकड़े में बटेगा और ये राजनीतिक नेता उसका फायदा उठाने वाले हैं। बी कसस, यह शताब्दी आखिरी शताब्दी है। 47 में 100 साल पूरे होने वाले हैं और एक कौम ऐसी हमारे इस देश में जिनका 20% 20 से 22% लोग इस देश में हैं। वो क्या कह रहे हैं? 47 में प्रधानमंत्री उनका होगा, राष्ट्रपति उनका होगा, चीफ जस्टिस उनका होगा। आप सुनेंगे नहीं वो सब वीडियो? 100 साल हुए नहीं है, लोग फिर से इस देश को पराधीन करने का सपना देखने लगे। क्यों? कि हम बटे हुए हैं। और जब तक बटे रहेंगे और भारत माता की आरती करना बंद करेंगे और अपने अपने देवी देवता की आरती करेंगे तो यह देश फिर पराधीन होगा। ठीक है, 47 में न होगा तो 87 में होगा, और 87 में नहीं होगा तो इस सदी के आखिरी में होगा, क्योंकि उनकी संख्या की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। और आप और हमारे जैसे लोग, जब आप बड़े होंगे, शादी करेंगे, एक नया कौम पैदा हो गया, एक नई जाति पैदा होगी। मुझे बिना छुआरे रोहमी, मैं बच्चा करूंगा ही नहीं बोल रहे हैं आजकल। मैं तो गायनिक का डॉक्टर हूं ना भाई, मेरे पास तो रोज पेशेंट आते हैं। एक बच्चा, कुछ लोग तो बिना बच्चा के हैं, दूसरा बच्चा का हम समझाते हैं हाँ। और वे लोग 7-7, 8-8 बच्चे, 3-3 पत्नियां। हम कर क्या रहे हैं? पूरा डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा। वोटिंग जिधर, सरकार उसकी, वोट की संख्या बढ़ेगी। तुम तो वोट भी देने नहीं जाता है, अपना अपना पढ़ाई में लगा हुआ है, स्वार्थ में हम सब लगे हुए हैं, वोट भी देने नहीं जाते हम। अच्छा भैया, एक बच्चा रखोगे घर में तो वो परिवार का करेगा कि देश का करेगा कि राष्ट्र का करेगा? अरे 3 होंगे तब तो होगा। एक घर का काम करेगा, दूसरा या तो सेना में जाएगा या आर्मी में जाएगा या पुलिस में जाएगा, या और तीसरा जो है वो बैलेंस बनाएगा। लड़की होगी तो शादी होकर चली जाएगी। तो 3 बच्चे मिनिमम चाहिए भाई। तुम लोग को शादी नहीं हुआ इसलिए समझा रहा हूं। वो एक बच्चे वाला कल्चर चालू नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो कहां पहुंचेंगे मालूम है? जापान। पता है आपको? इस देश में, जापान में युवा, कितने लोग युवा बचे हैं वहां पर, जिसे हम कहेंगे युवा, 16 साल से लेकर 30 साल तक, जो लोग, जिनके अंदर एनर्जी होता है और देश को आगे बढ़ाने के, जो भविष्य है देश का, जिसे हम कहते हैं ना युवा देश का भविष्य होता है, जापान में नहीं है। उन्होंने यही काम किया था, 1 बच्चा, 0 बच्चा, 9 बच्चा। ये गलती नहीं करना है। अब आप बोलेंगे डॉक्टर साहब ये छोटे छोटे बच्चे को क्यों समझा रहे हो? समझाना जरूरी है। वो गलती अगर हम करेंगे तो 10 साल के बाद आप भी वही गलती करने वाले हो। तो मित्रों, अब मेरा आखिरी विषय है। तो फिर हमें डर किस बात का है? यह देश इतना समृद्ध था, इतनी चीजों में हम आगे हैं, तो हमें हमारा दुश्मन को हमें पहचानना चाहिए। हु आर दी डेंजर्स थ्रेट्स टू माई सिक्योरिटी? मेरी सुरक्षा के लिए कौन अभी ताक लगा के बैठा है कि जब चांस मिलेगा इस हिंदुस्तान का नाम बदल देंगे, जब चांस मिलेगा भारत का नाम बदल देंगे? उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो हम खुद हैं। हम खुद हैं। व्यक्ति जब अपने आप को मार देता है तो उसको तो कोई भी मार सकता है। ये मेरा जो सेल्फ है, स्व है, मैं तो अपना इतिहास नहीं जानता, मैं अपना भूगोल नहीं जानता, मैं अपने महापुरुषों को नहीं जानता, मेरी संस्कृति को नहीं जानता, मैंने तो भगवत गीता पढ़ी ही नहीं। वेद पुराण तो बहुत दूर की बात है। यहाँ कितने बच्चे हैं जो पूरी गीता को अच्छे से समझ कर पढ़ा है? क्योंकि सब +2 के बच्चे तो होंगे ना यहाँ, +3। देखो एक भी हाथ नहीं उठा है। जो आदमी गीता नहीं पढ़ेगा तो वो युद्ध कैसे करेगा भाई? अर्जुन कैसे बनेगा वो? इसलिए सबसे बड़ा है डायरेक्शनलेस यूथ। हमारे पास हमारी दिशा नहीं है। हमारे पास क्या दिशा है? बोर्ड है कि करियर बनामा, पैसा कमामा, MBA कोरमा, इंजीनियर। अरे वो तो सब बनेंगे यार, करना क्यों? 3 काम के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, धर्म के लिए, और तीसरा राष्ट्र के लिए। ये सोच के साथ मैं इंजीनियर बनूंगा, इस सोच के साथ मैं डॉक्टर बनूंगा, इस सोच के साथ मैं CA बनूंगा, इस सोच के साथ मैं कलेक्टर बनूंगा। यह अत्यंत जरूरी है। हम यूथ, हमारा डायरेक्शन लेस है। दूसरी समस्या क्या है? इग्नोरेंट अबाउट ओन कल्चर एंड हिस्ट्री। तीसरी समस्या, जॉब सीकर बन गए आप सब। क्या करोगे? पढ़ के नौकरी करेंगे ना, अच्छी नौकरी करेंगे,
सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। अरे नौकरी क्यों खोज रहे हो? नौकर बनाने के लिए तो अंग्रेज सरकार ने मेकेले की शिक्षा पद्धति चालू की। हम जिस शिक्षा पद्धति से निकले, नौकर ही बनेंगे, एम्प्लॉई। भाई साहब विचार बदलो, मुझे एम्प्लॉयर बनना है, मुझे सीकर नहीं, जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनना है। सोच बदलने से काम बदलता है, जिसके हम अभी फंस गए उस बीमारी में। उस बीमारी से बाहर आओ मित्रों, यहीं से प्रण लेना है। मैं स्टार्टअप खोलूंगा, कई रास्ते हैं स्टार्टअप खोलने के। मैं अपना कुछ करूंगा और मैं 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगा। ये सोच क्यों नहीं है हमारे अंदर? और देशभक्ति का भाव तो मैंने बता ही दिया। और ऊपर से देश के ऊपर थ्रेट किसा? कन्वर्सन। कन्वर्सन का मतलब धर्मांतरण। गरीब लोगों का ट्राइबल बेल्ट में, स्लम बेल्ट में, संबलपुर में धर्मांतरण हो रहा है। क्रिश्चियन बना रहे हैं लोगों को हिंदुस्तानी। तो हम तो कभी कन्वर्सन नहीं किए विदेशों में जाकर। आप हमारे देश में क्यों कर रहे हैं? उनकी गलती नहीं है। हम स्लम में जाना बंद किए, हम गरीबों के बीच में जाना बंद किए, हमने अशिक्षित के बीच में जाना बंद किया, हमने राम का काम जंगलों में जाके काम बंद किया। तो प्रभु श्री राम का काम बंद करोगे तो यही आपके साथ होना है। यह भी देश के लिए एक थ्रेट है। बाकी जनसंख्या विस्फोट जो हो रहा है उनकी तरफ से, यह बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि वोटर की संख्या चेंज होने वाली है। आज भी पॉलिटिक्स में जयचंद जैसे लोग, जयचंद को जानते हैं इतिहास में? उसके बारे में कहूंगा नहीं, आप अपना मोबाइल खोजेंगे, हु वाज जयचंद, एक लाइन उसके बारे में, जयचंद तूने देश को बर्बाद कर दिया, काशी बना बनारस और प्रयाग इलाहाबाद, जयचंद तूने देश को बर्बाद किया। पृथ्वीराज चौहान अगर हारा, उनसे नहीं हारा, मुगलों से नहीं हारा, हमारा आदमी जिसका नाम जयचंद, उसने जाकर उसके साथ मिल गया, इसलिए पृथ्वीराज चौहान हार गया। अपने लोग उनको हेल्प करते हैं। आज भी पॉलिटिक्स में आप देख सकते हो। और ऐसे लोग जब तक इस देश में रहेंगे, इस देश में वापस पराधीन होने का समय आ गया है। उनसे सजग होना चाहिए। और ये फोकट का बांटना, मैं किसी राजनीतिक नेता का नाम या दल का नाम नहीं लूंगा, फ्री में बिजली, फ्री में खाना, जिस देश में आदत पड़ जाएगी फ्री होने की, वो मेहनत क्यों करेगा? जिस देश को पंगु बनाना है, जिस देश को गुलाम बनाना है, फ्री में बांटना चालू करो। और ये सारी राजनीतिक दल वही कर रहे हैं। मेहनत करके हम खाएंगे, हम भिखारी हैं क्या? क्यों लेंगे फ्री का? लेकिन हर चीज फ्री में सरकारें दे रही है। ये हमारे लिए थ्रेट है, इस देश की सुरक्षा के लिए थ्रेट है। और तो फिर करें क्या? लेकिन काम करने के पहले हमारे अंदर एक बीमारी है, उसमें मैं भी हूं और आप भी हैं। छोटे से बच्चे से लेकर आज तक आपका बहुत समय स्क्रीन टाइम में जा रहा है। मोबाइल, खाली बैठा तो मोबाइल में चालू, क्लास में बैठे हैं तो भी छुप के, अभी यहाँ बैठे हैं, यहाँ तो परमिशन नहीं दिया हुआ इसलिए नहीं कर रहे हो। मोबाइल मोबाइल मोबाइल, और वो स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है सबका, क्रिएटिविटी खत्म हो गई, सोच खत्म हो गई, चिंतन खत्म हो गया। और मोबाइल में देख भी क्या रहे? एंटरटेनमेंट, रियलिटी शो, के काना कोयला, विदेश में क्या चल रहा है, गाड़ी कौन सी नहीं आई। अरे भाई, तुम्हारा उस मोबाइल में इतिहास भी है, भूगोल भी है, देश के बारे में, महापुरुषों की कहानी भी, उसको भी तो खोलो। तो हमारा जो क्रिएटिव टाइम है इस युवाओं का, वो हम मोबाइल ने खा गया और सिर्फ हमारा ध्यान इन्हीं चीज़ों में रहता है। इसलिए अगर हमें इस देश में कुछ भी परिवर्तन करना है, स्वामी विवेकानंद के साथ चलना है, तो मेरे यह आखिरी लाइन, मोबाइल में समय कम करना होगा, स्क्रीन टाइम बचाइए। स्क्रीन टाइम, और स्क्रीन भी अगर खोलेंगे तो उसको डिवाइड कीजिए कि 1/3 समय, अगर मैं 1 घंटा स्क्रीन करता हूं या 2 घंटा करता हूं स्क्रीन में, तो मुझे उसका 1/3 देश के बारे में कुछ न कुछ पढ़ना है, देश के बारे में कुछ न कुछ सुनना है। बाकी आप करिए, सब चीज जीवन में चाहिए, लेकिन जो चाहिए उसको भूल गए, ये नहीं हो सकता। तो अपने सोच को परिवर्तन करो, टाइम को थोड़ा डिवाइड करना सीखो। तो समय की कीमत को पहचानना है सबसे बड़ा काम। और जब युवा समय को पहचान जाता है तो आपको जानकर शायद मालूम भी होगा, पूरी दुनिया में 15 साल से लेकर 30 साल के, जिसे युवा कहते हैं, किस देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या? हिंदुस्तान। 40 करोड़ लोग युवा हैं आपकी तरह। और जिस देश का 40 करोड़ एक बार सोच लेगा कि यह काम करना है, फिर उस देश का तो कौन क्या कर सकता है? फिर कितने भी सपने देखने वाले लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन वो सपना होना चाहिए और एक दिशा में हम काम करेंगे। इसलिए अपनी ताकत को पहचानो। हमें भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, संगठन खड़ा करना है। आगे 100 पिला और झिया ठिया चल, ओके। सिर्फ 3 बच्चे आते हैं, 3 बच्चे ओनली, दुर्वृत्त बच्चे, क्रिमिनल्स, और 3 बच्चे चक्कू लेकर, डंडा लेकर, और आपको मारने, आप सब 100 लोग भाग जाएंगे, क्योंकि आप 100 लोग भीड़ थे, भीड़, संगठन नहीं था आपका। और वो 3 दुर्वृत्त आदमी, गलत आदमी, नेगेटिव लोग, वो प्लानिंग करके आए, तू याड़ू मारबू, तू याड़ू मारबू, याड़ू भगामी।
3 आदमी का संगठन 100 बच्चों को भगा सकता है। इसलिए हमें इस 40 करोड़ लोगों को भीड़ नहीं बनाना है, संगठित करना है। एक विचार, एक सोच के साथ वसुधैव कुटुंबकम बनाएंगे हम। इसलिए आपको छोटे छोटे काम करने हैं। क्या काम करना है? स्पीड में बोलूंगा, मेरा समय खत्म हो गया। पढ़ने में ध्यान दीजिए सबसे पहले, उसमें कोई क्षमा नहीं है। आप जिसके लिए बने हैं, जिसके लिए माँ बाप ने भेजा है, स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्टलों में, बहुत तकलीफ से माँ बाप ने भेजा होगा आपको। कुछ पैसे वाले लोग हो सकते हैं, पैसे वाले लोग इस देश में मुश्किल से 5% लोग हैं, 95% लोग बहुत आराम से नहीं है। आपके माँ बाप ने कष्ट करके भेजा। पढ़ाई एक, लेकिन पढ़ना क्यों? कैरियर बनाएंगे। कैरियर क्यों बनाना? नौकरी नहीं करना, नौकरी देंगे, ये सोच के साथ पढ़ना। दूसरा, क्रिएटिविटी बना के रखो। अब आप बोलेंगे डॉक्टर साहब ये सब, आप तो मेडिकल के डॉक्टर हो, इतना कैसे बात बोल रहे हो, कहाँ से जानते हो? पढ़ पढ़ के? नहीं भाई साहब, मैं रोज सुबह आधा घंटा ऐसे आंख बंद करके सोचता हूँ। थिंकिंग, क्रिएटिविटी बढ़ाता हूँ मैं अपना। सोचना जरूरी है, चिंतन कहते हैं उसे, चिंता नहीं, चिंतन। वो करो, शुरू करो उसको। अपनी क्रिएटिविटी मत खत्म करो सिर्फ ये स्क्रीन के चक्कर में। मैं उस समय स्क्रीन नहीं लेता, किसी का भी मोबाइल आता है नहीं लेता, सिर्फ एक आदमी का मोबाइल उठाऊंगा, अगर प्रधानमंत्री जी फोन करेंगे तो उठा लूंगा, बाकी किसी का नहीं उठाता मैं उस समय। सोचने के लिए समय चाहिए। तीसरा काम आपको करना है कैरेक्टर बिल्डिंग। क्या बोल रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, दूसरों के ऑपोजिट सेक्स के प्रति हमारी सोच कैसी है, हम कैसे देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं, कैसा बात करते हैं, बाजार में हमारा गुडविल क्या है। अपने कैरेक्टर पर कभी आंच ना आए, उसके लिए अपने आप की तैयारी करनी, क्योंकि अब गीली मिट्टी के हैं और गीली मिट्टी से कुछ भी बनाया जा सकता है। एक बार सूख गया, तपा दिया गया मट्टी को, फिर उसको तोड़ना पड़ता है, फिर वो बन नहीं सकता कुछ। इसलिए हम सब गीली मिट्टी है, जैसा सोचेंगे वैसे अपने आप को बना सकते हैं। यही तो स्वामी विवेकानंद कहते थे। और क्या करना होगा? छोटी छोटी बातें प्रण कीजिए। हफ्ता में एक दिन कोई लिटरेचर पढ़िए भाई साहब, देश के बारे में पढ़ सकते हो, भगवत गीता पढ़, कुछ नहीं तो सिर्फ एक आदमी का लिटरेचर पढ़ो मित्रों, उसका नाम है स्वामी विवेकानंद। किसी का लिटरेचर जरूरत नहीं, उसमें इतने सारे ज्ञान आपको प्राप्त होंगे, आपको गर्व लगा, अरे मेरी संस्कृति इतनी महान, मैं क्या कर रहा हूं। आपके अंदर आत्मग्लानि होगी और आत्मग्लानि से आप निर्णय लेना सीख जाएंगे। सिर्फ एक ही आदमी काफी है। लेकिन आज आपकी डिजिटल वर्ल्ड में, यूट्यूब में, फलाना फलाना ठिकाना में अच्छी बातें भी है, उसको स्टडी करने के लिए थोड़ा समय निकालो, ये बहुत जरूरी है। किताब पढ़ना बेस्ट है, लेकिन आप किताब ना पढ़ सके तो मोबाइल में भी कर सकते हो। और क्या करना चाहिए आपको? भारतीय चीजें जो संभव हो अपने देश की खरीदेंगे, जो संभव हो। कुछ चीजें नहीं है, आज कुछ चीजें हमको बाहर की लेनी पड़ती है, लेकिन 90% मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 90% चीजें अब बाजार में ऐसी मिल रही है जो हिंदुस्तानी है और हम हिंदुस्तानी खरीद सकते हैं। हमारे देश का पैसा वहां क्यों जाना चाहिए? ये सोच थोड़ा बदलो। प्लास्टिक को थोड़ा अवॉइड करना सीखें, कचरा को उचित जगह पर फेंकें। छोटी छोटी बातें ये देशभक्ति का परिचय देगी आपको। प्लांट ट्रीज, आप पूरे जीवन भर में जितनी लकड़ी यूज करते हैं, कम से कम एक बड़े पेड़ को आप समाप्त कर देते हो। तो अपने जीवन में कुछ नहीं, 5 प्लांट लगाइए, बड़े प्लांट कहीं भी लगाइए, अपने घर में लगाइए, बगीचा में लगाइए, स्कूल में लगाइए, कॉलेज में लगाइए, लेकिन 5 प्लांट एक आदमी कम से कम लगाएगा। सेव वाटर। कोई आप पानी पीते हो ना, यूजुअली क्या होता है, अपन आधा गिलास पी के रख देते हैं, वो आधा गिलास वेस्ट हो गया। ब्रश कर रहे हैं, नल खोल दिया, कर रहे हैं ब्रश, वो चल रहा है पानी, अरे बंद रखो ना, जब मुंह धोएगा तब खोलना ना। पानी को बचाना है, संरक्षण करना है, एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक होना है, क्योंकि अपना देश है, अपना पानी है, अपनी बिजली है, जितनी जरूरत है उतना यूज करेंगे हम। और ट्राइबल को कभी भूलना नहीं। आप जिस शहर में रहते हो उसके आसपास ट्राइबल के गांव में साल में 1 बार 2 बार प्रभु श्री राम बनकर जाना है, हनुमान बनकर जाना है, राम न बने तो उनका संगठन में हाथ बटाइए। जिस दिन यह ट्राइबल, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए हमारी सेना में 15 लाख सैनिक हैं अप्रॉक्स, उस 15 लाख में पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोगों के बच्चे नहीं हैं, ट्राइबल बच्चा 11 लाख है। तो ये जिस दिन बदल जाएगा, धर्मांतरण हो जाएगा, इस देश को कोई बचा नहीं सकता। इसलिए ट्राइबल की चिंता करना है। और सब लोग थोड़ा थोड़ा सेवा के लिए, अरे आप तो स्टूडेंट हैं, महीना में 1 क्लास फ्री में बच्चों को पढ़ा सकते हो, गरीब बच्चों को, तो बस किसी संगठन से जुड़िए और हर हफ्ता या महीना में 1 घंटा पढ़ने के नाम, जो साइंस का बच्चा साइंस पढ़ाएगा, कॉमर्स का बच्चा कॉमर्स, कुछ तो देना सीखें यारो। इसी का नाम है स्वामी विवेकानंद। लेट अस बी यूनाइटेड, हमारे थ्रेट को पहचाने, हमारी कमजोरी को पहचाने, और आज के बाद इस प्रण को लेकर उठना है कि मैं आज से अपने समय का 10% समय अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए दूंगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम।